आज से प्रदेश में सख्त पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। शहरी क्षेत्रों में आज से वीकेंड लॉकडाउन लागू हो चुका है। रतलाम बैतूल में 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन है। खरगोन और कटनी में भी 17 अप्रैल तक ये लॉकडाउन है। बड़वानी में 9 दिन और भोपाल के कोलार इलाके में, जो कि सबसे ज्यादा संक्रमित है, वहां पर 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो कई जगहों पर वीकेंड लॉकडाउन, तो कई जगहों पर पूर्ण लॉकडाउन। और खास तौर पर राजधानी के कोलार इलाके में, जहां पर सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, हालात के मद्देनजर वहां पर भी 19 अप्रैल तक लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया है। अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इसके अलावा हम आपको रतलाम, कटनी, बड़वानी और भोपाल के कोलार इलाके की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग जगहों में कितने वक्त तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए और इसके बाद पूरी तरीके से तमाम तरह की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करता हुआ प्रशासनिक अमला, पुलिस महकमा लोगों से यही अपील कि इस लॉकडाउन के तहत अपने घरों में रहें और पूरी तरीके से इसका पालन करें, क्योंकि आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और इसी वजह से आपकी हिफाजत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ये लॉकडाउन लागू किया गया है। हालांकि इस लॉकडाउन में भी जो जरूरी सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसकी आपूर्ति में कोई विघ्न न आए, इसको लेकर भी तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं। और आपको हम इसके बारे में जरा और बता देते हैं। शहरी क्षेत्रों में रोजाना नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन यहां पर लगा दिया गया है। शुक्रवार शाम 6 बजे से, यानी कि आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह तक ये लॉकडाउन है। भोपाल के कोलार में 19 अप्रैल तक ये जो लॉकडाउन है वो लगा दिया गया है। इसके अलावा रतलाम हो या फिर बैतूल हो, यहाँ पर भी 19 अप्रैल तक लॉकडाउन को इम्पोज कर दिया गया। खरगोन और कटनी भी 17 अप्रैल तक पूरी तरीके से, यानी कि टोटल लॉक हो गए हैं। बड़वानी में 9 दिन के लिए लॉक लगाया गया है। वीकेंड लॉकडाउन 7 दिन के लिए बढ़ाया गया है। छिंदवाड़ा में 8 अप्रैल से 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगा है। दमोह में उपचुनाव होना है। जिला निर्वाचन अधिकारी वहां पर स्थितियों के मद्देनजर फैसला लेंगे। तो जो स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनजर ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। तो मध्य प्रदेश में इंदौर उन शहरों में शुमार है जहां पर कोरोना के हालात बेहद ज्यादा चिंताजनक हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन संक्रमण पर रोक लगाने के लिए लगातार कोशिशें भी कर रहा है और इसी कड़ी में इंदौर प्रशासन ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया। हाल ही में एसडीएम और निगम अमले ने शहर के 34 इलाके चिन्हित किए थे, जिन्हें अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। यहां पर किसी भी प्रकार की आवाजाही को पूर्णतया बंद रखा जाएगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया है कि पिछले दिनों ऐसे मामले सामने आए थे जहां पर संक्रमित व्यक्ति के घर के बाहर बाकी लोग शहर में घूमते पाए गए थे उस व्यक्ति के घर के, और इससे न केवल वो खुद संक्रमित हो रहे हैं बल्कि संक्रमण के खतरे को बढ़ावा भी दे रहे हैं। और इसी वजह से अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सख्ती बढ़ाई जाएगी। इंदौर में आज से 60 घंटे के लिए हो रहे वीकेंड लॉकडाउन को लेकर भी प्रशासन ने पहले ही तमाम तैयारियां पूरी कर ली। कंटेनमेंट जोन्स के लिए निर्देश आए हुए हैं और कुछ हम लोगों ने बनाए भी हैं, उसी को और इफेक्टिव कर रहे हैं। पिछले 1 तारीख से लेके जहां पर राइजिंग ट्रेंड्स हैं जिस वार्ड में, उन वार्डों को चयनित किया गया है। अभी 34 वार्ड ऐसे निकले हैं जिसमें कि एसडीएम, आरआरटीज और जो रेवेन्यू टीम है पहले आइडेंटिफाई करेंगे किन मोहल्लों में ज़्यादा है और उनको फिर सीमाएं आइडेंटिफाई करते हुए उनको माइक्रो कंटेनमेंट जोन में बनाएंगे। वही पैटर्न रहेगा कि उसमें केवल अत्यावश्यक सर्विसेज के लिए बाहर जा सकेंगे, मेडिकल सुविधाओं के लिए, और वहाँ पर सैनिटाइजेशन होगा। वहाँ पर हम लोग हर घर में सर्वे करा के उनकी स्क्रीनिंग कराएंगे। डॉक्टर्स भी लगेंगे, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी लगेंगे और ज़रूरत पड़ेगी अगर वहाँ पर अगर माइक्रो कंटेनमेंट में ज़्यादा कुछ घर रहे तो ज़रूरत पड़ने पर हम लोग वहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप भी लगाएंगे। तो वहीं छिंदवाड़ा में लॉकडाउन के दौरान जिले में इमरजेंसी सेवाएं, सरकारी दफ्तर को छोड़कर सब कुछ बंद है। सरकारी दफ्तरों में भी सिर्फ कर्मचारियों को पहुंचने की अनुमति है। आम आदमी का सरकारी दफ्तरों में पहुंचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लॉकडाउन के पहले दिन शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती है। बेवजह बाहर निकलने वालों को रोका जा रहा है। बेवजह घरों से निकलने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। छिंदवाड़ा में 8 अप्रैल रात 8 बजे से लेकर 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन है। देश में
फिर से लॉकडाउन की आशंका के चलते मजदूरों का पलायन भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के हालात की वजह से करीब 100 मजदूर 10 किलोमीटर चलकर बुरहानपुर पहुंचे, जहां से वो बसेस से इंदौर के लिए रवाना हो गए। और इस दौरान प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिली। ना तो किसी ने मजदूरों की बॉर्डर पर चेकिंग की, ना ही मजदूरों की कोई मदद की गई। जानकारी के अनुसार मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद घर वापस लौटने लगे। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिर से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है और ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। आपको याद होगा जब पिछले साल लॉकडाउन पहली बार देश में लगा था, तो उस दरमियान भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जो कि बेबसी को बयां कर रही थी। और आज एक बार फिर से तमाम आशंकाओं के बीच ये जो मजदूर हैं वो अपने घरों के लिए निकल गए हैं, लेकिन प्रशासन की भी लापरवाही है कि बॉर्डर पर मजदूरों की चेकिंग नहीं की गई, यानी कि वहाँ पर जांच नहीं की गई, टेस्टिंग नहीं हुई। और अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर इनसे खतरा आगे बढ़ता है संक्रमण का, तो इसके लिए जवाबदेही किसकी होगी। महाराष्ट्र से पैदल चलकर ये बुरहानपुर पहुंचे और वहां से बसेस के जरिए वो आगे के लिए रवाना हुए। उत्तर प्रदेश के रहने वाले ये मजदूर बताए जा रहे हैं। इधर रतलाम में 9 दिन के लिए लगे लॉकडाउन का विरोध भी शुरू हो गया। कांग्रेस ने 9 दिन के लॉकडाउन को गलत बताते हुए कलेक्टर से मुलाकात की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कलेक्टर से लॉकडाउन लगाने को लेकर पुनर्विचार कर इसे हटाने की मांग की। कांग्रेस का ये कहना है कि लॉकडाउन से छोटे व्यापारियों की कमर टूट जाएगी। रमजान और नवरात्रि त्योहारों को देखते हुए भी कुछ राहत देने की मांग की गई। इसके अलावा छोटे व्यापारियों को सरकार की ओर से राहत पैकेज देने की मांग भी की गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस IT सेल अध्यक्ष हिम्मत जेठवार हाथ ठेला और स्ट्रीट वेंडर्स के साथ लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जमकर उन्होंने हंगामा किया। उन्होंने SDM और CSP से लॉकडाउन हटाने की मांग की और इस दौरान कांग्रेस नेता और CSP की काफी देर तक नोकझोंक हुई। कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी है कि अगर 9 दिनों के लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाता है तो वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। जिला प्रशासन को यहाँ पर ज्ञापन देने उपस्थित हुए थे सभी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, और प्रमुख रूप से हमारी मांग थी कि जो जिला प्रशासन ने जो लॉकडाउन किया है उसमें हम ये चाह रहे थे कि उसमें इस निर्णय पर पूर्ण विचार किया जाए, क्योंकि वर्तमान में जहाँ छोटे छोटे रोजी रोजगार वालों को एक गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है। हमें लॉकडाउन नहीं चाहिए, हमारे पेट हमारी मजबूरी और दुकान खोलना हमको जरूरी है, क्योंकि अगर दुकान नहीं खोलेंगे तो हमारे परिवार को और छोटे व्यापारी उनके परिवार उनके बच्चों को जिया देने की नौबत आ जाएगी। कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश भर के स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, प्राइमरी स्कूल भी बंद है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र बदस्तूर जारी है। कहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे बैठे नजर आ रहे हैं, तो कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को घर घर जाकर पोषण आहार बांट रहे हैं। पूरे मामले पर अब कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण के बीच पिछले साल की तरह आंगनबाड़ी में पोषण आहार घोटाला करने में जुटी हुई है। उन्होंने सवाल भी उठाया कि आंगनबाड़ी स्टाफ महामारी के बीच कैसे कोरोना संक्रमण से बच पाएगा। ऐसे में सभी आंगनबाड़ियों को तत्काल बंद कर देना चाहिए। बच्चों के घरों में 1 महीने का पोषण आहार देना चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री हरिशंकर ने भी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किए जाने का समर्थन किया। महिला विकास मंत्री को इस ओर ध्यान देने की बात भी कही। पूरी तरह से भ्रष्टाचार के लिए ही बच्चों का नाम लिया जा रहा है और इसलिए आंगनबाड़ी खोली जा रही हैं। और जो बच्चे जाएंगे उनका जीवन दूभर हो जाएगा, क्योंकि कोरोना की मार पड़ी हुई है। इसलिए शिवराज सिंह जी से हमारा अनुरोध है कि जब पूरा लॉकडाउन कर रहे हो तो बिल्कुल तत्काल आंगनबाड़ियों को बंद करें। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बुजुर्गों की, माताओं बहनों की, बच्चों की हर प्रकार से चिंता कर रहे हैं। स्कूल बंद हैं तो आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद होना चाहिए, ऐसा हमारा सोचना है। और माननीय मुख्यमंत्री इसमें जल्दी से जल्दी फैसला लेंगे। वहीं पूर्व मंत्री PC शर्मा ने दमोह में लॉकडाउन नहीं लगाने को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा। पत्र में आरोप लगाया गया कि दमोह में कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं। प्रशासन आंकड़े छिपा रहा है। करीब 2000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट भी नहीं दी जा रही। ऐसे में दमोह में बाहरी लोगों का प्रवेश पर रोक मतदान से 48 घंटे से पहले की बजाय 10 दिन पहले से ही लगाया जाए। पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि चुनाव अपनी जगह है, लेकिन दमोह की जनता की जान की चिंता जरूरी है।
चुनाव आयोग को मैंने पत्र लिखा है। मैंने मांग की जिस तरह से 48 घंटे पहले जो बाहर से जो आते हैं नेता और कार्यकर्ता उनको बाहर कर देते हैं, आप 10 दिन पहले कर दो, दमों को बचाओ। ये एक चुनाव जरूरी नहीं है, लोगों की जान जरूरी है, ये हमने लिखा है। और मैं सरकार से भी मांग है कि लॉकडाउन दमों में भी लगाए। ये मांग दमों के लोगों की थी, कल की तारीख की बात मैं बता रहा हूँ। तो वहीं दमोह उपचुनाव को लेकर पीसी शर्मा के ने चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा उसको लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा ने कहा कि उपचुनाव में हार के डर से कांग्रेस बहाने बना रही है। कांग्रेस नेता आपस में लड़ रहे हैं। दमोह में प्रचार के लिए कांग्रेसी नेता जा नहीं रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस घर बैठे दमोह की चिंता न करे, हम संभाल लेंगे। कहीं ना कहीं कोविड-19 की आड़ लेकर बार बार कांग्रेस कार्यालय से उनको कहा जाता है दमोह में प्रचार करने जाए। कोविड-19 की आड़ लेकर वहां प्रचार करने नहीं जाना चाहते, इसलिए अब इस तरह के पत्र लिखकर बहानेबाजी कर रहे हैं। उन्हें कभी कोरोना को सीरियस लिया नहीं है, ना मध्य प्रदेश की जनता को। अब जनता ने ठुकरा दिया है तो रोज नए बहाने बनाते हैं। उपचुनावों को देखते हुए दमोह को लॉकडाउन जैसी स्थिति से फ्री रखा गया है। यहां तक कि बाकी जिलों की तरह दमोह में वीकली लॉकडाउन भी नहीं लगाया गया। ऐसे में जनता बेपरवाह है। सियासी दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हालांकि सीएम शिवराज सिंह का कहना है कि दमोह उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है और किसी भी तरह का फैसला चुनाव आयोग लेगा। वहीं कलेक्टर ने भी 17 अप्रैल तक किसी भी तरह की पाबंदी से इंकार किया। चूंकि 17 अप्रैल को मतदान है और इसलिए प्रदेश के दूसरे शहरों की तरह यहां अभी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है। दमोह चुनाव आयोग तय करेगा क्या करना है। अभी हम दमोह में इस शनिवार और रविवार को लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं और इसके साथ ही हमारा अगला जो शनिवार है उस दिन वोटिंग भी है, तो इसलिए अभी हम इन दोनों शनिवार और रविवार को लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं। आगे से हम 18 तारीख को जो रविवार रहेगा वहाँ आगे से उस दिन से पड़ने वाले प्रत्येक शनिवार और रविवार को जो शासन के निर्देश हैं उनके अनुसार हम लॉकडाउन करेंगे। दमोह उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। जीत का दारोमदार भी स्थानीय कार्यकर्ताओं पर है और ऐसे में शिवराज सिंह ने बीजेपी को के नेताओं की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की पार्टी करार दिया। तहसील मैदान पर बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी सहित खुद का उदाहरण दिया और कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 2018 के विधानसभा चुनाव में दमोह में हुई बीजेपी की हार के साथ ही तय हो गया था कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। ऐसे में उन्होंने सुबह होते ही इस्तीफा दे दिया था। भैया जब तक दमोह के रिजल्ट नहीं आए हम मैदान में डटे रहे, लेकिन जैसे ही रात में 2-1 बजे कितने बजे पता चला था 12:30, जैसे ही 12:30 बजे हमें पता चला कि दमोह अपन हार गए तो हमने तय कर लिया शिवराज अब तो तुम इस्तीफा दे दो सवेरे जाके। और हम सवेरे उठे, पत्रकारों के बीच में गया कि भैया अब नहीं बनाना, जब दमोह ये हार गए तो क्या करेगा, छोड़ो। दमोह में उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले मलैया परिवार को बीजेपी किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि सीएम शिवराज खुद मलैया परिवार को साथ कर चल रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह ने मंच से घोषणा की कि जयंत मलैया के सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया को भी बड़ी जिम्मेदारी देते हुए दमोह का चुनाव प्रबंधक बनाया। बताते चले कि पिछले चुनाव में राहुल लोधी ने ही जयंत मलैया को हराया था, लेकिन राहुल लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद मलैया को दरकिनार करते हुए उन्हें प्रत्याशी बनाया गया और ऐसे में सिद्धार्थ मलैया ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। नहीं है कि मैं या मेरा परिवार का कोई सदस्य भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में काम करेगा तो वो मूर्खता के इज लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। 41 सालों का साथ है मेरा और भारतीय जनता पार्टी का। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है उसके पहले से है, तो ये कभी नहीं हो सकता।
जयंत मलैया जी बैठे 41 साल से भाजपा कार्यकर्ता, दाएं हाथ बाएं हाथ, और दमोह में तो भाजपा के दिल रहे। मैं आज आपको वचन देता हूं, उनका मान, उनका सम्मान और उनका स्थान कभी जाने नहीं दिया जाएगा। विदिशा की नई गल्ला मंडी में देर रात हंगामा हो गया। जानकारी ये है कि 30 से 40 लोगों ने लाठी डंडों से कुछ किसानों पर हमला कर दिया। मारपीट में कुछ किसान गंभीर रूप से जख्मी हो गए, भोपाल रेफर किया गया है, जबकि कुछ किसानों को जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद बीजेपी विधायक राष्ट्रीय दांगी घायल किसानों का हाल जानने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने गल्ला मंडी सहित अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि कृषि मंडी में ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना ही पुलिस की। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल में भी जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वैसी नहीं है। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर से बात करने की बात कही। 8 बजे ये सब हुआ था, उसके बावजूद भी वहाँ मंडी में कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी। लाइट होती तो भी लोगों को पहचाना जा सकता। इन लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया और वो पहचान ही नहीं पा रहे। हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है, इससे अच्छी तो भोपाल की व्यवस्थाएं हैं, जबकि वहाँ क्राउड ज़्यादा है। परसों जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है उसमें अभी अरेस्टिंग किया जाना बाकी है और शीघ्र इसमें अरेस्टिंग की जाएगी। 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था, इसमें कोई भी खास घायल नहीं है, मामूली चोटें हैं, इनका मेडिकल तत्काल कराया गया था। वहीं ग्वालियर में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के मालिक ने आरोप लगाया है कि 2019 में कांग्रेस महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष रुचि गुप्ता ने उसके शोरूम से 7 एसी और 2 एलईडी ली थी। इसके रुपए फाइनेंस राशि मिलने के बाद देने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक पैसे नहीं दिए। जब दुकानदार ने रुपए लेने का दबाव बनाया तो कांग्रेस की महिला नेता ने धमकी देते हुए रुपए देने से इनकार कर दिया। मामले को लेकर इंदरगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जहां पर पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। अध्यक्ष महोदया के खिलाफ एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें नवीन भारद्वाज नाम के शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ ये बताया कि जब उन्होंने अपना कोई प्रतिष्ठान खोला था, उस प्रतिष्ठान में कुछ एसीज और एलईडीज के भुगतान नहीं हुआ है। लगभग 2,30,000 रुपए के भुगतान को लेकर शिकायत की गई है। शिकायत के बिंदुओं पर पुलिस अभी जांच करेगी। खरगोन के कुंडिया गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के रहने वाले दंपति के शव जंगल में पेड़ से लटके मिले। पति पत्नी दोनों की लाश पेड़ से बंधे एक ही दुपट्टे से झूल रही थी। पुलिस अब इस एंगल से जांच कर रही है कि ये आत्महत्या है या फिर हत्या। मृतकों की पहचान 25 साल के शेर खान और 21 साल की रकैया के तौर पर की गई है। वहीं इंदौर पुलिस ने सोशल मीडिया पर दोस्ती करके धोखाधड़ी करने के आरोप में एक नाइजीरियन युवक को गिरफ्तार किया। जानकारी यह है कि आरोपी बड़ी ही शातिर तरीके से सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को, महिलाओं को बेवकूफ बनाता था। पहले दोस्ती करता था और विदेश से करोड़ों रुपए के गिफ्ट भेजने का लालच देकर उनसे अपने बैंक अकाउंट में लाखों रुपए ट्रांसफर करवा लेता था। हालांकि आरोपी ने कभी किसी महिला को कोई गिफ्ट नहीं भेजा। जब इसकी शिकायत एक महिला ने राज्य साइबर सेल में की तो साइबर सेल जांच करते हुए दिल्ली पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार करके इंदौर ले गई। अब साइबर टीम उससे पूछताछ में जुटी हुई है ताकि इसी तरह के और भी अगर मामले हैं तो इसका भी खुलासा हो पाए। राज्य साइबर सेल ने इसमें अपराध दर्ज किया था। अपराध के उपरांत हमें इसमें सफलता प्राप्त हुई है और इसमें इस पूरे गिरोह का जो सरगना है वो उसको हमने गिरफ्तार किया है। उसका नाम विजडम है। मूल रूप से विजडम जो है वो फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया का रहने वाला है और यहाँ पर फिर रहकर इस तरह से अवैध कामों में लिप्त हो गया और उसकी गिरफ्तारी की गई है। तो वहीं मंडला में माधोपुर गांव के पास नेशनल हाईवे पर ट्रक और कार में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मरने वालों में महिला और बच्चा शामिल है। जानकारी के अनुसार बरई गांव के रहने वाले कार सवार जबलपुर से इलाज कराकर लौट रहे थे, तभी रायपुर से जबलपुर की ओर जा रहे ट्रक से कार टकरा गई। 3 लोग की मृत्यु हुई है। उसमें एक साल की बच्ची थी, एक आदमी था ड्राइवर और एक महिला थी। एक को चोट है जिसको अस्पताल तत्काल भेज दिया गया था इलाज हेतु।
वहीं निवाड़ी के पर्यटन क्षेत्र ओरछा में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब मकान के पीछे लगी नैनो कार में अचानक आग लग गई। अचानक आग लगने से कार धू-धू कर जलती रही। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर हालांकि आग पर काबू पाया। घटना ओरछा रोड बाईपास की है। कोरोना संकट के बीच पश्चिम मध्य रेल जोन ने रिकॉर्ड कायम किया है। कोरोना संकट काल में पश्चिम मध्य रेल जोन ने 43.72 मिलियन मीट्रिक टन माल का परिवहन किया, जिससे उसे 3,965 करोड़ का फायदा हुआ है। 2003 में अपनी स्थापना से अभी तक के आंकड़ों में ये रिकॉर्ड कमाई है। पश्चिम मध्य रेल जोन ने कोरोना संक्रमण के दौरान सीमेंट, फर्टिलाइजर, अनाज और आयरन ओर के परिवहन में खुद को आगे रखा। पश्चिम मध्य रेल जोन की बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट ने सराहनीय काम किया और इसके वजह से रेलवे के आर्थिक हालात नहीं बिगड़े। यही नहीं, आंकड़ों के अनुसार हर साल की तुलना में इस बार कोरोना संकट के दौर में पश्चिम मध्य रेलवे ने 13% अधिक माल का परिवहन किया, जो कि तय टारगेट से 6% अधिक रहा। इसके साथ ही पश्चिम मध्य रेल में दौड़ने वाली मालवाहक ट्रेन की सबसे ज्यादा औसत स्पीड दर्ज की गई, जो कि देश भर में भी पहले नंबर पर रही।